हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो राष्ट्र का अर्थ एवं राष्ट्र की परिभाषा। आज हमारा चैप्टर हम लेके चले हैं वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कि राष्ट्र का अर्थ क्या है और इसकी विभिन्न विद्वानों ने कैसे कैसे परिभाषा दी है, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा वो क्या क्या रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्र का अर्थ क्या है। तो राजनीतिक विद्वानों ने राष्ट्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और तीन प्रकार से राष्ट्र की परिभाषाएं दी हैं। उससे पहले मैं आपको बता जब ये क्वेश्चन आप एग्जाम में करोगे तो आप इसको एज इट इज आप समझ के और इसे याद करके और आप इसे यूं का यूं, ये नोट्स मैंने बना दिया है आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को एज इट इज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे कि सबसे पहली जो है परिभाषा वो ये राष्ट्र को जो विभाजित किया वो तीन तीन प्रकार से किया है विद्वानों ने। तो एक है, सबसे पहले है जाति अथवा वंश के आधार पर ये परिभाषा दी गई थी। ये जो जाति अथवा वंश के आधार पर इसे माना गया है। तो ये परिभाषा क्या है, राष्ट्र को सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में नेशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। राष्ट्र को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, नेशन, और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द नेशियो से हुई है, जिसका अर्थ है जाति अथवा वंश। जाति और अथवा जो है वंश हम इसे बोल सकते हैं। इसका अर्थ है इस प्रकार इस आधार पर एक ही जाति वंश या नस्ल के जनसमूह को राष्ट्र कहा जाता है। इनका मतलब क्या है कि इस आधार पर जो ये इन्होंने बताया है इसके आधार पर तो ये कह सकते हैं कि एक ही जाति अथवा वंश या नस्ल के जो जनसमूह हैं के जो लोग हैं उनका जो एक जन का समूह है उन्हें हम राष्ट्र कहते हैं। मतलब कि एक ही उनकी जाति है, एक ही तरह के वे रंग रूप वंश लिंग, ये इस तरह से उनका एक ही वंश होगा, उनकी एक ही जाति होगी और एक ही उनकी नस्ल होगी। वो किसी अलग नस्ल से नहीं होंगे, किसी और वंश से नहीं होंगे। तो वो उन जो जनों का जो जन का है उनका जो समूह होगा उस जन समूह को हम राष्ट्र का कहेंगे। लेकिन ये मान्यता तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम आज के समाज में मान लो या फिर आप खुद के हमारे देश में ही मान लो, कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरे समाज में हमारे पूरे देश में एक ही नस्ल एक ही जाति के लोग हैं। हमारे यहाँ हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें तरह तरह की जाति तरह तरह धर्म के लोग रहते हैं। तो ये राष्ट्र की परिभाषा नहीं मानी जा सकती। ये सिर्फ राष्ट्र जाति तथा वंश के आधार पर ये डेफिनेशन हो गई है राष्ट्र की। इसे हम राष्ट्र की डेफिनेशन नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के लोग एक ही वंश जाति के लोग रहते हैं हम उसे राष्ट्र मानेंगे। तो ये मान्यता गलत है। परिभाषा क्या है, लिकोक के अनुसार परिभाषा जो दी गई है वो है राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंश वाला संगठन यानी समूह, जोड़, किसी भी चीज का जोड़ या उसका संगठन कह सकते हैं हम। तो लिकोक के अनुसार राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंश वाला संगठन है, परंतु आधुनिक समय में कहीं भी यह देखने को नहीं मिलता है कि एक ही जाति अथवा वंश के लोग एक राज्यों में रहते हों। मतलब ये कह रहे हैं कि आज का जो समाज है, आधुनिक जो हमारा समाज है, उसमें यह देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा कि एक ही जाति तथा वंश के जो लोग हैं वो एक ही राज्य में रहते हैं। मतलब कि अब हम कोई भी एक राज्य ले लें, ऐसा कोई भी एक राज्य नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक ही जाति एक ही वंश और एक ही नस्ल के लोग रहते हैं। हर जगह पर हर तरह के, हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। अतः जाति अथवा वंश को राष्ट्र का आधार नहीं माना जा सकता। तो जाति और जो वंश है उसको हम राष्ट्र का आधार नहीं मान सकते। अगला है दूसरा जो हमारा वो है राजनीतिक आधार पर। तो कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जो जनसमूह राजनीतिक राष्ट्र से संगठित हो वह राष्ट्र कहलाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो जनसमूह राजनीतिक राष्ट्र से संगठित होता है, राजनीतिक राष्ट्र से जो जुड़ाव होता है, उसे हम राष्ट्र कह सकते हैं। परिभाषा है प्रोफेसर रोज के अनुसार राजनीतिक रूप से संगठित लोगों को राष्ट्र कहते हैं। आगे है, लेकिन उपयुक्त विचारधारा भी सर्वमान्य नहीं है। इसे भी हम संपूर्ण रूप से मान्य नहीं मान सकते कि जो राजनीतिक रूप से जो संगठित है उसे हम राष्ट्र कह सकते हैं। ये भी मान्यता गलत है। अगली है भावनात्मक एकता के आधार पर। अधिकांश विद्वान इसी भावना का समर्थन करते हैं। इसके अनुसार राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक समान धर्म भाषा संस्कृति के आधार पर भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। मतलब कि जो फीलिंग के अकॉर्डिंग या फिर उनकी जो मतलब ये बोल रहे हैं कि भावनात्मक मतलब कि भाषा है, जो एक भाषा है उनके प्रति जो एक एकता होती है, या फिर एक धर्म हमारी एक संस्कृति है उसके प्रति जो हमारी एकता होती है उसके अकॉर्डिंग जो एक दूसरे से टच में होते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव होता है जहाँ पर लोगों में, वहाँ पर
उस भावनात्मक रूप जो है उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं। मतलब अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि इसके अनुसार राष्ट्र ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कि एक समान भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। लेकिन हम हमारे देश में ही देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, जिसमें तरह तरह की जातियां, तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं। और जब भी हमारे राष्ट्र की बात आती है तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें धर्म मतलब सबसे पहले उसको मान्यता दी जाती है। जब देश की बात आती है तो कोई भी भारतीय या फिर उसमें धर्म, संस्कृति या फिर भाषा के आधार पर उसे नहीं बांटा जाता। तो ये जो है ओपिनियन इनका, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भावनात्मक रूप से जो जुड़े होते हैं उन धर्म और समान धर्म संस्कृति के आधार पर जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं उन्हें हम राष्ट्र नहीं कह सकते। परिभाषा है बलशाली के अनुसार राष्ट्र ऐसे मनुष्य के समूह को कहते हैं जो विशेष भाषा या रीति रिवाजों के द्वारा एक समान सभ्यता से बंधे हुए हैं। यहाँ पे भी ये सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि वो रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग वैसे बंधे हुए, तो ये बोले समान सभ्यता में बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण उनमें एकता और सब विदेशियों में प्रत्येकता का भाव उत्पन्न हो सकता है। ये डेफिनेशन भी इनकी गलत, सर्वमान्य नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इनका कहना है कि जो रीति रिवाज हैं वो समान होने चाहिए और उनकी जो भाषा और धर्म है वो समान होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो वो समान सभ्यता से बंधे हुए होंगे उन्हें हम राष्ट्र कह सकते हैं। तो ये ओपिनियन भी गलत है, क्योंकि हम इसे भी ये सिर्फ भावनात्मक के आधार पर है। इसे हम राष्ट्र नहीं कह सकते हैं कि जो समान सभ्यता के आधार पर जुड़े हों उन्हें हम राष्ट्र कह सकते हैं। थैंक यू।